Assalamu alaikum. We'll start a new chapter that is surface chemistry. A simple chapter but very important as in this chapter you will be learning some basic terms and important concepts which will help us to understand the materials chemistry, an important emerging field, as well as the nanotechnology. So these materials chemistry and nanotechnology, they are all based on this surface chemistry. In this chapter, in this part 1, we'll be discussing first of all about adsorption and its types. Let's study what do you mean by first of all surface chemistry. So it is the branch of chemistry that deals with the behavior of solid surfaces, or it deals with the phenomena that occurs at the surfaces or interfaces. अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, क्लोज पैक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है. यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इंटीरियर पार्ट, यहाँ पे इस इंटीरियर पार्ट में अगर ये कोई मॉलिक्यूल है या आयन है या फिर कोई एटम है, इसके सराउंडिंग में दूसरे पार्टिकल्स आते हैं and we know that they are having some force of attraction depends on the type of bonding they have. इनमें जो भी बॉन्डिंग है उस टाइप का यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अब ये अगर पार्टिकल लेंगे तो इसको ये पार्टिकल अट्रैक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये पार्टिकल अट्रैक्ट करता है, उसी तरह ऊपर और नीचे से भी, यानी कि ओवरऑल इस पार्टिकल को जो है उसके एनवायरनमेंट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इस वजह से ये स्टेबिलाइज रहता है. इट रिमेन्स स्टेबिलाइज्ड बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन throughout its surroundings. So this interior part we call it as bulk. Whereas when you talk about the exterior part, here these molecules are present at the exterior part. This part we call it as surface. यहाँ पे क्या होता है, सरफेस पार्ट पर जो भी स्पीशीज, जो भी आटम या मॉलिक्यूल्स, आयन्स रहते हैं, इनको सिर्फ एक ही तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. दे विल बी हैविंग सम वन डायरेक्शन इनवर्ड पुल. यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स इन्हें अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से इनके ऊपर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है, जिस वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम रहती है. दे आर लेस स्टेबल कंपेयर टू द बल्क पार्ट. But what they do is they try to become stable, they try to stabilize themselves. For that sake they will attract foreign substances on their surface. अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये कोई फॉरेन स्पीशीज को अपने सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट कर लेते हैं. फॉरेन स्पीशीज यानी कि कोई गैस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई लिक्विड या कोई सॉलिड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. It will be a weak van der Waals force of attraction between these surface molecules and the foreign particles. So this is the way how this bulk part and surface part differ from each other. At the bulk part species, the particles are stable because of uniform attractive force around it, whereas at the surface they do not have uniform force of attraction. That's why they try to become stable by attracting some liquid or solid or gaseous molecules on their surface, and that force of attraction will be normally the weak van der Waals force of attraction. जैसे कि हम प्रीवियस फर्स्ट ईयर क्लास में भी पढ़े हैं लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज. लिक्विड्स में भी सरफेस मॉलिक्यूल्स स्टेबल नहीं रहते हैं. ड्यू टू दैट रीजन दे आल्सो अट्रैक्ट सम पार्टिकल्स और दे शो सम प्रॉपर्टीज लाइक सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी. उसी तरह सॉलिड्स में भी वही केस है. सरफेस के मॉलिक्यूल्स लेस स्टेबल रहते हैं, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कोई स्पीशीज को अपने सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. और रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो रिएक्शंस में भी ये पार्टिकल्स जो भी सॉलिड सब्सटेंस आप ऐड करते हैं, वहाँ पे पहले सरफेस ही एक्सपोज होता है रिएक्शन में, सरफेस पार्ट ही रिएक्शन में रिएक्ट होता है. सो लेट्स सी इन डिटेल व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स टू बी स्टडीड इन दिस चैप्टर. First we'll discuss some important terms which are again and again used in this chapter. That is, first is adsorption. Adsorption is a process where the liquid or gas molecules accumulate on a solid surface. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स, इवन सॉलिड्स भी हम ले सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम खासकर डिस्कस करेंगे गैस और लिक्विड्स के लिए. अगर कोई लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल कोई सॉलिड सरफेस के ऊपर आके
जमा हो जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक मॉलिक्यूल है, एक एक्टिवेटेड चारकोल का एक मॉलिक्यूल है, उसके सरफेस के ऊपर हम देख सकते हैं, या फिर कोई चारकोल का पीस, इसके ऊपर पूरे गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स आके अक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये गैस कोई अमोनिया गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कोई क्लोरीन गैस, कोई भी गैस हो सकता है जो सरफेस पे आके जस्ट अक्यूमुलेट हो जा रहा है। इट इज नॉट एंटरिंग इनसाइड, अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ सरफेस पे रह रहा है, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। यूजुअली डेली लाइफ में भी हम लोग अगर मूवमेंट हो रहा है बाहर तो डस्ट पार्टिकल्स अपने क्लॉथ्स के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं, या फिर फ्लोर मिल में वहाँ पे भी फ्लोर कंटिन्यू जो है जवार या गेहूँ या वीट जो है कंटिन्यू वो ग्राइंड करते रहते हैं, उसका भी जो है उसके भी पार्टिकल्स अपने बॉडी के ऊपर, अपने क्लॉथ्स के ऊपर आके एड्सॉर्ब होते रहता है। या फिर अपने घरों में भी जो है हम ट्यूबलाइट्स या फैंस पे देख सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स आके अक्यूमुलेट होते हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स अंदर पेनिट्रेट नहीं होते हैं, बट जो है अपने सरफेस के ऊपर अक्यूमुलेट होते जाते हैं। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन। सरफेस पे रहना एड्सॉर्प्शन। So adsorption is nothing but a process where liquid or gas molecules accumulate on a solid surface. Now during adsorption, let's see which are the two important terms. अब ये सरफेस है, ये सब्सटेंस है जिसके ऊपर ये गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं, तो इस सॉलिड सब्सटेंस को हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। The solid surface on which these liquid and gas molecules adsorb is called as adsorbent. And this liquid or gas molecules which are adsorbing on the solid surface, we call it as adsorbate. Adsorbate एक ऐसी चीज है जो एक सॉलिड सरफेस के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाता है, और एड्सॉर्बेंट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर एड्सॉर्बेट आके जमा हो जाता है। So between adsorbate and adsorbent there will be weak van der Waals force of attraction. यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि यही डिस्कस करें, एड्सॉर्प्शन ऑफ क्लोरीन और अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दे आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ पाउडर्ड चारकोल। नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ टर्म बट इट इज टोटली डिफरेंट, एब्जॉर्प्शन। सिर्फ यहाँ पे बी और डी का डिफरेंस है, और उसी तरह प्रोसेस भी बहुत ही डिफरेंट है। दिखने में सेम समझते हैं लेकिन एक्चुअली डिफरेंट है। वहाँ पे एड्सॉर्प्शन में ए डी आता है और यहाँ पे एब्सॉर्प्शन में ए बी आएगा। तो एब्सॉर्प्शन, it is a process where liquid or gas molecules penetrate into the bulk of the medium or the solid। यानी कि यहाँ पर लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर बल्क में पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये सॉलिड सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स सरफेस पे अक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो ये एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर बल्क में पहुंच जा रहे हैं, ये हो जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि जज्ब हो जाना। एक सिंपल एग्जांपल कॉमनली अब हम देख सकते हैं बर्थडे पार्टीज में। पहले बर्थडे पार्टीज में केक खाया जाता था, यानी कि ये एब्जॉर्ब हो जाता था। अभी के बर्थडे पार्टीज में खाना कम, चेहरे पे लगाया ज़्यादा जाता है। दैट इज नथिंग बट एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट द liquid or gas molecules, they move, they penetrate into the bulk of the solid। कुछ डिफरेंसेस है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के। एड्सॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना, क्योंकि एड्सॉर्प्शन कभी भी सॉलिड के सरफेस के ऊपर हो जाता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन बल्क फेनोमेना, यहाँ पर लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स बल्क तक पहुंच जाते हैं। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई एट द बिगिनिंग एंड डिक्रीजेस स्लोली। रेट यानी कि स्पीड ऑफ एड्सॉर्प्शन। शुरुआत में एड्सॉर्प्शन फास्ट होता है, यानी कि यहाँ पर सपोज इतना सरफेस अवेलेबल है, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स पहले यहाँ पे पूरा अक्यूमुलेट होंगे। जैसे ही सरफेस पूरा फिल हो जाएगा, अब कोई दूसरा सरफेस अवेलेबल नहीं रहा, तो ये मॉलिक्यूल्स और एक लेयर फॉर्म करते करते ये प्रोसेस स्लो होते जाता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? जैसे कि कोई स्पॉन्ज ले लो, आप वाटर में डिप करो, वो जस्ट करते रहेगा सेम स्पीड से। मीन्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। मॉलिक्यूल्स बल्क तक रीच होने तक जो है प्रोसेस सेम स्पीड से चलते रहता है। Concentration of substance is more on the surface, as we can see here।
क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स बल्क में नहीं पहुंचते हैं, सरफेस पे रह जाते हैं, तो ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे रहेंगे। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बल्क में भी रहते हैं, सरफेस पर भी रहते हैं। So these are some differences between adsorption and absorption. Next important term, sorption. It is a process where both adsorption and absorption takes place. एक ऐसा process जहाँ पे दोनों भी adsorption भी होता है और absorption होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल, कोई चॉकपीस ले लो आप, चॉकपीस लेके आप कोई कलर्ड डाई या कलर्ड इंक में डिप करो, जस्ट डिप करके निकाल दो, तो आप देखेंगे कि आउटर सरफेस पे वो कलर्ड इंक डिपॉजिट हो जाएगी। उस चॉकपीस को आप ब्रेक करके देखो, अंदरूनी हिस्सा उसका जो इनर पार्ट जो रहेगा वाइट एज इट इज रहेगा। इसका मतलब ये यहाँ पे ये हो गया कि इंक सिर्फ एब्सॉर्ब हो चुकी है। ज्यादा देर तक आप डिप नहीं करें, जस्ट डिप करके निकालें तो सिर्फ इंक क्या हो गई, एब्सॉर्ब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अगर आप वो चौक थोड़ी देर के लिए इंक में डिप करके रखेंगे तो वो इंक मॉलिक्यूल्स, जो डाई के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो पेनेट्रेट होंगे बल्क के अंदर और इनर पार्ट भी कलर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, अगर ये कलर्ड डाइज या कलर्ड सॉल्यूशंस में इसको आप डिप करके रखेंगे तो इनिशियली सरफेस पे मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट होंगे, तब होगा एड्सॉर्प्शन। देर तक डिप करके रखेंगे तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स बॉडी या बल्क के अंदर भी पेनिट्रेट हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे दोनों एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, वी कॉल इट एज डीसॉर्प्शन। अगर कोई गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स कोई सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गए हैं, आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर्स राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर चौक से लिखते हैं तो चौक पार्टिकल्स बोर्ड के ऊपर डिपॉजिट हो जा रहे हैं, तो बोर्ड एड्सॉर्बेंट है और चौक पार्टिकल्स एड्सॉर्बेट है। कुछ लिखना होने के बाद हम उसे रब करते हैं डस्टर से, तो रब करने के बाद जितना भी लिखा हुआ पार्ट रहता है पूरा निकल जाता है, यानी कि बोर्ड के ऊपर जो एड्सॉर्बेट था चौक पार्टिकल्स थे वो डीसॉर्ब हो जाते हैं, निकल जाते हैं। दिस रिवर्स प्रोसेस वी कॉल इट एज डीसॉर्प्शन। अब बोर्ड से डीसॉर्प्शन हो गया, डस्टर के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो गया, क्योंकि ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैंडरवाल फोर्सेस है, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। सो डिसॉर्प्शन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। Nature of adsorbent. Adsorbent, as we have discussed just now, it is a substance on which adsorbate is deposited. एक ऐसी चीज जिसके ऊपर एड्सॉर्बेट यानी कि लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स आके अक्यूमुलेट होते हैं। तो ये एड्सॉर्बेंट कैसा रहना है, इट शुड बी रफ एंड पोरस। सरफेस रफ होना है और पोर्स होना है, तब इसका एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट ग्लास, the plain glass which we use as a mirror, it is very soft, you can't write on it using a chalk. Whereas when you talk about the board, the ceramic board, it is also a glass which is painted from the back side, you are able to write on it because its surface is made as rough, because of which you are able to write on it and you can see whatever you are writing. So when you compare the mirror glass and the ceramic glass, there is a difference. The ceramic glass is having rough surface whereas the mirror glass is having soft surface. So writing becomes easy on ceramic glass because it is having rough nature. तो यानी कि एड्सॉर्प्शन आपको बढ़ाना है तो कोई चीज़ कोई सरफेस के ऊपर, तो आप उसे रफ कर सकते हैं और उसे पोरस कर सकते हैं। तो खासकर ये चारकोल बहुत ही रफ होते हैं और इसमें पोर्स होते हैं, तो चारकोल का एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपको एड्सॉर्प्शन करना है तो वहाँ पे ज़्यादातर चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि प्यूरेट वाटर प्यूरिफाई करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक डोम शेप स्ट्रक्चर एक्टिवेटेड चारकोल का होता है और उस एक्टिवेटेड चारकोल में पोर्स ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आसानी से कोई भी इम्प्यूरिटीज़ या पार्टिकल्स है वाटर के अंदर उसके ऊपर ईजिली एड्सॉर्ब हो जाते हैं। वाई दे आर एड्सॉर्ब? बिकॉज इट इज़ रफ एंड पोरस। So to increase the adsorption process, remember the adsorbent should be highly rough as well as porous.
दैट्स वाई व्हेन यू टॉक अबाउट कैटलिस्ट ऑल्सो, जब हम कैटलिस्ट कोई केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं, डायरेक्टली बड़े बड़े लम्स उसके यूज नहीं करते हम, वी यूज इट इन पाउडर्ड फॉर्म, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में उसका रफ कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है और वो पोरस भी बन जाता है, इवन उसका एरिया, सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, वो आप हम आगे डिस्कस करेंगे. सो इन जनरल व्हेन यू टॉक अबाउट एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट शुड बी रफ एंड पोरस. लेट्स सी व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट. एड्सॉर्बेट किस टाइप का होना है ताकि वो इजीली एड्सॉर्ब हो सके. ओवरऑल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस अगर डिस्कस करेंगे तो सॉलिड्स का एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, उसके बाद आते हैं लिक्विड्स, देन गैसेस, क्योंकि ये वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. सो वैंडरवाल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर in solids, then liquids, then gases. So among the three, solids and liquids are easily adsorbed. कोई भी सरफेस रहने दो, रफ रहने दो या सॉफ्ट रहने दो, सॉलिड सब्सटेंसेस या लिक्विड सब्सटेंसेस इजीली एड्सॉर्ब होते हैं. गैसेस की जब बात आती है तो गैसेस थोड़ा स्पेसिफिक है, ऐसे गैसेस इजीली एड्सॉर्ब हो जाते हैं जो इजीली लिक्विफाइबल है. Those gases which are easily liquefiable like ammonia, carbon dioxide, sulfur dioxide, which are having higher critical temperature, they are easily adsorbed. Higher critical temperature is that temperature above which you cannot liquefy a gas or below which you can liquefy a gas. तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वैसे गैसेस को आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं और वैसे गैसेस ही इजीली एड्सॉर्ब हो जाते हैं. तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दे आर हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर्स एंड दे आर इजीली लिक्विफाइबल एंड दे आर इजीली एड्सॉर्ब्ड ऑन ए सॉलिड सरफेस. नेक्स्ट, कमिंग टू सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट. अभी तो हम डिस्कस करें रफ एंड पोरस जरूरी है, साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट. यानी कि जितना आप सरफेस एरिया एक सॉलिड का बढ़ाएंगे उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा. अब जैसे कि एग्जांपल, ये एक सॉलिड सब्सटेंस का एक पीस है, ये इसका सरफेस अवेलेबल है जहां पे एड्सॉर्प्शन हो चुका है, ये लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर डिपॉजिट हुए हैं. अभी इसी सॉलिड को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ. जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले इतने पार्ट में एड्सॉर्प्शन हो रहा था, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पार्ट अवेलेबल नहीं था क्योंकि ये पार्ट पहले बल्क के जैसा था, इट वॉज एक्टिंग एज ए बल्क. राइट नाउ व्हेन यू डिवाइड इट, व्हेन यू कट आउट, व्हेन यू ग्राइंड इट और व्हेन यू स्प्लिट इट, cleave it, that time the bulk part also changes into surface and there also the adsorption takes place. I have shown only by dividing into two pieces. When you go on dividing, when you finally powder it, that time more amount of adsorption will take place because more will be the area which is produced by the division of this solid. So overall what we say, increase in surface area increases adsorption. More the surface area, more will be the adsorption. क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन साइट्स बढ़ जाते हैं, सरफेस बढ़ जाता है, एड्सॉर्प्शन साइट्स बढ़ जाते हैं. एड्सॉर्प्शन साइट्स ऐसे साइट्स है जहां पे आसानी से एड्सॉर्प्शन होता है, जैसे कि कोई क्रैक या कोई पोर, इसको हम एड्सॉर्प्शन साइट बोलते हैं जहां पे इजीली एड्सॉर्प्शन होता है. और ये कब ज्यादा होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने के बाद. राइट, सो ओवरऑल इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस एड्सॉर्प्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, टेम्परेचर. Now in general when you talk about adsorption, when you talk about when there is van der Waals force of attraction between adsorbate and adsorbent, this temperature plays an inverse role. Increase in temperature decreases adsorption. क्यों, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये बॉन्ड्स टेम्परेचर बढ़ाने से वीक हो जाते हैं. इस वजह से टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा, टेम्परेचर अगर आप कम करेंगे तो एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है. यूजुअली विंटर सीजन में हम देख सकते हैं अपने टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स के ऊपर अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट जमा होता है. ये डस्ट जमा होने की वजह यानी कि एड्सॉर्प्शन होने की वजह क्या है, लो टेम्परेचर. Due to low temperature, the gas molecules they condense down and they deposit on a surface. Whereas in summer season we find that these gas molecules they will be continuously moving randomly. They will not settle down easily because of higher temperature. That's why they do not adsorb because the bond will be very weak. So overall,
With the increase in temperature, adsorption decreases, means temperature is inversely proportional to adsorption. Coming to the last factor, that is pressure. प्रेशर की जब बात आती है, अब सपोज एक पर्टिकुलर प्रेशर कंडीशन पे एक लेयर यहाँ पे एड्सॉर्ब हो चुका है, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसी टाइप के मॉलिक्यूल्स का और एक लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे कि हम बोर्ड पे ओवर राइटिंग करते जाते हैं, एक ही अल्फाबेट को हम बार बार उसके ऊपर लिखते जाते हैं तो वो डार्क डार्क होते जाता है, क्योंकि आप प्रेशर बढ़ाने के बाद खुद ब खुद वो डार्क हो रहा है। यहाँ पे भी वैसे ही होता है, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इस तरह के लेयर्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन लेयर और लेयर के बीच में जो वैंडरवाल फोर्सेस रहेंगे वो वीक और वीक होते जाते हैं। मतलब प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा। इन जनरल प्रेशर इंक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है, लेकिन फाइनली वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो इंक्रीज इन प्रेशर increases adsorption and finally it stops or becomes constant. So these are all the important factors which affect adsorption. Let's see the types of adsorption. Now what we have discussed till now, there is van der Waals force of attraction between adsorbate and adsorbent, but sometimes when the adsorption takes place with the changes in temperature, there may be some chemical reaction between the adsorbate and the adsorbent, and that van der Waals forces may change into some chemical bonds. So based on that, we divide the adsorption process into two categories based on the type of force of attraction between the adsorbate and the adsorbent. एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के दरमियान किस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बेसिस पे हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है फिजिसॉर्प्शन, दूसरा है केमिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन और वैन डर वाल्स एड्सॉर्प्शन, यू कैन गिव डिफरेंट नेम्स, फिजिसॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन और chemical this one van der Waals adsorption. In the same manner, chemissorption, or we also call it as chemical adsorption. Let's see what are the differences between these two. In physical adsorption or physisorption, adsorbate and adsorbent are held by weak van der Waals forces. यहाँ पे adsorbent और adsorbate के बीच में weak van der Waals forces होते हैं, लेकिन chemical adsorption में क्या हो जाता है, adsorbate and adsorbent are held by strong chemical bonds. Those chemical bonds can be an ionic bond or a covalent bond. It depends on the type of adsorbate and adsorbent. Physical adsorption is not specific, यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर यही एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब होना बोल के जरूरी नहीं है। किसी भी टाइप का एड्सॉर्बेट किसी भी टाइप के एड्सॉर्बेंट के ऊपर वैन डर वाल्स फोर्स के जरिए से एड्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि सरफेसेस अपने आप को स्टेबिलाईज करने के लिए फॉरेन स्पीशीज गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब करते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। वो किसी भी टाइप का गैस हो सकता है, किसी भी टाइप का लिक्विड हो सकता है, एड्सॉर्ब होना है वैन डर वाल्स फोर्स के जरिए से। But in chemical adsorption, it is specific, meaning it selects the type of adsorbate. If an adsorbate is adsorbed, it will be called as physical adsorption. But if that adsorbate is reacting with that adsorbent, that time it will become a chemical adsorption. तो यहाँ पे ऐसा adsorbate चाहिए जो adsorbent के साथ chemical bond form कर सके। केमिकल बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है तभी आप उसे केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। अगर केमिकल बॉन्ड कुछ भी वहां पे कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उसे आप केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं बोलेंगे, इट विल बी सिंपली कॉल्ड एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। सो ओवरऑल जब भी कोई एड्सॉर्प्शन होता है पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा, उसके बाद डिपेंड करेगा एड्सॉर्बेट के नेचर के ऊपर। अगर वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो वो केमिकल एड्सॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। Till that time, it will remain as physically adsorbed. Let's see what kind of adsorbate is required for physical adsorption. As we have already discussed, easily liquefiable gases are physically adsorbed. Easily liquefiable gases are easily adsorbed, and that too that they are adsorbed by physical adsorption method. यानी कि कोई भी गैस जिसको आप आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं वो फिजिकली एड्सॉर्ब हो जाता है। अगर वही गैस उस एड्सॉर्बेंट के साथ रिएक्ट हो जाएगा तब उस एड्सॉर्प्शन को हम बोलेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन।
सिर्फ एड्जॉर्ब होने के बाद एज इट इज डिपॉजिट हो रहा है तो वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन ही रहेगा। अगर वो गैस रिएक्ट हो रहा है सरफेस के साथ तब आप उसे बोलेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन। सो केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए लिक्विफाइबल गैसेस होना बोल के जरूरी नहीं है। अगर वो गैस रिएक्ट होता है सरफेस के साथ तब आप केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन सरफेस मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर उसके सरफेस पे या ऑक्सीजन उसके सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाएगा इनिशियली, तब आप वो उसको हम बोलेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन। लेकिन जब ये मॉइस्चर और ऑक्सीजन उस आयरन सरफेस के साथ रिएक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तब स्टार्ट होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। So when that moisture reacts with the surface, that time you will call it as a chemical adsorption. In the same manner, if hydrogen gas is adsorbed on a platinum surface, initially it will be physically adsorbed. But when that hydrogen starts reacting temporarily with platinum surface, that time we'll be calling it as a chemical adsorption. So those gases which are having the reacting nature, then only they are chemically adsorbed. Otherwise, they are simply physically adsorbed. Let's see how temperature affects the physical adsorption. As physical adsorption is due to weak van der Waals forces, so increase in temperature decreases physical adsorption. Increase in temperature decreases physical adsorption. So as we have discussed, van der Waals forces, they become stronger at low temperature, whereas they become weak at higher temperature. So in physical adsorption, when you increase the temperature, the physical adsorption decreases. Whereas in chemical adsorption, as a chemical reaction is taking place, we know that chemical reactions, their speed will increase, their rate will increase with the increase in temperature. जैसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फिजिक्स ऑप्शन के साथ, और यहाँ पर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। chemical adsorption, in chemical adsorption temperature is directly proportional. Now when you talk about the effect of pressure, increase in pressure increases physical adsorption, and we have seen after formation of some layers the effect of pressure will be less. The increase in pressure will not further increase the physical adsorption, it will become constant. Whereas here in chemical adsorption there will be no effect of pressure, क्योंकि यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्सेस के वजह से एड्सॉर्प्शन बढ़ते जाएगा, कुछ एड्सॉर्बेट के लेयर्स फॉर्म होते जाएंगे, बाद में प्रोसेस स्लो होके स्टॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लेयर जो फॉर्म होगा एड्सॉर्बेट का, वो अगर केमिकली रिएक्ट हो गया उसके बाद और कोई सरफेस नहीं रहेगा अवेलेबल एड्सॉर्प्शन के लिए। उस वजह से जो है अगर आप कितना भी प्रेशर बढ़ाएंगे, फर्स्ट लेयर फॉर्म होने के बाद आगे जितना भी एड्सॉर्प्शन होगा वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, बिकॉज केमिकल एड्सॉर्प्शन विल बी कैरिड आउट बिटवीन द फर्स्ट लेयर एड्सॉर्बेट एंड द एड्सॉर्बेंट. After that, whatever layers will be formed, those are all physically adsorbed. That's why we say with the effect increase in pressure in chemical adsorption, it will not have any kind of effect. Whereas in physical adsorption, there will be increase in physical adsorption with the increase in pressure. मल्टी लेयर्स ऑफ एड्सॉर्बेट आर फॉर्म्ड. मल्टी लेयर्स यानी कि बहुत सारे एड्सॉर्बेट के लेयर्स आप प्रेशर बढ़ा के इंक्रीज कर सकते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट हॉलीडेज, अगर लॉन्ग हॉलीडेज मिल गए कॉलेजेस को, जैसे कि मैं अक्सर एग्जांपल देते आता था कॉलेज को, अगर अब 1 मंथ की हॉलीडेज मिल गए तो ये इम्पॉसिबल था, लेकिन अब पॉसिबल हो गया लॉकडाउन की वजह से. अब हॉलीडेज़ के बाद जब आप रीओपनिंग के बाद जब आते हैं कॉलेज को तो डस्ट ज़्यादा अक्यूमुलेट होता है, लेकिन ऐसा अक्यूमुलेट नहीं होता है कि अपने अपनी हाइट तक रीच हो जाए. इट विल बी जस्ट हार्डली 1 to 2 millimeters थिक. आफ्टर दैट नो मोर एड्सॉर्प्शन विल टेक प्लेस. यानी कि यहाँ पे भी अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, अगर टेम्परेचर कम कर दो या प्रेशर बढ़ा दो, 1, 2 या 3, 4 लेयर्स फॉर्म होंगे, उसके बाद ये एड्सॉर्प्शन प्रोसेस स्लो होके स्टॉप हो जाता है. बट ओवरऑल इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन कुछ लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं, जिस वजह से हम बोलेंगे मल्टी लेयर्स ऑफ एड्सॉर्बेट आर फॉर्म्ड. लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में
पहला लेयर जो फॉर्म होता है वो केमिकली एड्सॉर्ब होता है। उसके बाद जितने भी लेयर्स अगर फॉर्म हो जाएंगे प्रेशर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से, वो सिर्फ फिजिकली एड्सॉर्ब रहते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे सिर्फ यूनी लेयर यानी कि सिंगल लेयर, मोनो लेयर। So in physical adsorption, multi-layers of adsorbate are formed, whereas in chemical adsorption, a single monolayer or unilayer of adsorbate is formed. Next is heat of adsorption is low in case of physical adsorption. It is found to be 20 to 40 kilojoule per mole. Adsorption is an exothermic process. Let it be physical adsorption or chemical adsorption, where less heat is given out in case of physical adsorption due to weak van der Waals forces, whereas large amount of heat will be given out in case of chemical adsorption, as there is a chemical bond formed. A strong bonds are formed between adsorbate and adsorbent. Heat of adsorption is nothing but the enthalpy change that takes place when 1 mole of adsorbate deposits on a solid surface. तो यहाँ पे वैल्यू कम है क्योंकि यहाँ पे वैन डर वाल फोर्सेस वीक होते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा इसलिए यहाँ पे क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है. दैट्स वाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ऑल्सो हाई. इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, यानी कि आप एड्सॉर्बेट को आप एड्सॉर्ब होने के बाद उसे डीसॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स वीक है. आप टेम्परेचर बढ़ा के या प्रेशर कम करके या थोड़ा हीट करके उस एड्सॉर्बेट को आप डीसॉर्ब कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. That's why we say it is a reversible in nature. Whereas in chemical adsorption, adsorbate chemically reacts with the surface. It will combine with the surface. It will combine with the adsorbent. Hence, you can't remove back that adsorbate. अगर आप रिमूव करने जाएंगे तो एक लेयर ही निकल जाता है जो अपना केमिकल कंपोजिशन ही चेंज करा हुआ रहता है. जैसे कि आयरन के सरफेस के ऊपर मॉइस्चर या ऑक्सीजन अगर रिएक्ट हो गया, यू विल गेट रस्ट. Now you can't remove back moisture, you can't remove oxygen, you can remove the rust part on from the surface. Hence we say in chemical adsorption it is an irreversible process. Low activation energy is needed. Activation energy is the minimum amount of energy required for the reactant to convert into product. Here as there is a weak bond formed, so activation energy required is less, whereas here a chemical reaction is going to take place, you require, the process will be requiring a high activation energy. These are all some of the differences between physical adsorption and chemical adsorption. यहाँ पे सिमिलैरिटीज रहेंगे एड्सॉर्बेंट की. एड्सॉर्बेंट दोनों के लिए रफ एंड पोरस चाहिए. फिजिकल एड्सॉर्प्शन रहने दो या केमिकल एड्सॉर्प्शन रहने दो, एड्सॉर्बेंट शुड बी रफ एंड पोरस. Rest all are differences between physical adsorption and chemical adsorption. Remember, always physical adsorption takes place initially, and it depends on the type of adsorbate. It can undergo chemical adsorption. Let's discuss some of the thermodynamics behind this adsorption process. Now, during adsorption, as we have discussed in the previous slide, adsorption is an exothermic process. Enthalpy change will be negative. And what about delta S, that is entropy change? Entropy change is also negative because the adsorbate is accumulating on a surface. They are randomly moving here and there in the air, but when they come in contact with the surface, they come and deposit on it. When there is a deposition, aggregation of the adsorbate, it is nothing but we say entropy is decreasing. The randomness is decreasing, entropy is decreasing. Hence, the delta S will be taken as negative. Entropy decreases means delta S is taken as negative. But we know that adsorption is a spontaneous process. It takes place of its own. At a low temperature it will be very fast, but when you put up the values here, delta G is equal to delta H minus T delta S in the Gibbs equation, you will get negative value when you take enthalpy change as negative, and here delta S is negative, negative and negative will become positive. So you will get final delta G negative only when delta H is greater than T delta S. When this can be greater, if we have to assume delta H and delta S as constant, this is the factor which will decide whether the delta G will be negative or positive. Means if you increase the temperature, this part becomes greater. That time delta G will be positive.
Whereas when you talk about low temperature, this part will be greater, means final answer you will be negative, you will be getting negative. Hence we can say that low temperature will favor adsorption, whereas high temperature will favor less adsorption, or it will cause desorption. So this is applicable for physical adsorption, where at low temperature enthalpy change will be negative, entropy is negative, whereas delta G you will get negative because of low temperature. And when you get delta G as 0, the adsorption is becoming constant, because when there is no change in entropy, the process, it will depend only on the exothermic part, and finally it has reached some equilibrium condition, and at equilibrium we take delta G is equal to 0. Adsorption isotherms. Isotherms are the graphical representations that relate adsorption process against pressure at constant temperature. Isotherms, iso relates to same, therm relates to heat or temperature. So the process of adsorption carried out at constant temperature, we call it as adsorption isotherms. तो अब अलग अलग एड्सॉर्प्शन प्रोसेसेस प्रेशर वेरी करके जब हम कैरी आउट करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके, जो भी ग्राफ्स हमको मिलते हैं उनको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स. So different scientists, they have studied about adsorption phenomena by varying the pressure at constant temperature, and they got different graphs. One important adsorption isotherm we are going to learn here is Freundlich adsorption isotherm, named after the scientist Freundlich. So he has studied the adsorption phenomena, and he has given the relationship between adsorption and pressure. This is the expression given by, mathematical expression given by Freundlich, that is x by m is equal to kp raised to 1 by n. X by m is equal to kp raised to 1 by n, where x is the mass of gas adsorbed, m is the mass of adsorbent. Together x by m stands for adsorption process. P is the pressure, and k and n are constants. The value of k and n depends on the type of adsorbate and adsorbent used, where n value will be always greater than 1, and 1 by n can have values between 0 and 1. Approximately it will range from 0.1 to 0.5. अब जैसे कि इस एक्सप्रेशन में हमको आपको जो है एड्सॉर्प्शन का प्रेशर के साथ रिलेशनशिप क्या है मिल जाएगा. अगर आप 1 बाय n की वैल्यू 0 लेते हैं, when you take 1 by n equal to 0, p raised to 0 becomes 1, x by m will be equal to k. K is nothing but constant, यानी कि adsorption becomes constant, or it becomes independent of pressure. This can happen at higher pressure conditions. Next, if you take x by m, that is 1 by n value equal to 1, that time x by m becomes equal to kp, or if you remove this constant and if you change into proportionality sign, you can write x by m is directly proportional to p, means adsorption is directly proportional to pressure. Adsorption varies directly with pressure. This can happen only at low pressure conditions, but that things are not explained in this thing, in the Freundlich adsorption isotherms. He has told only with the increase in pressure the adsorption increases, whereas he was unable to explain with the further increase in pressure the adsorption process becomes constant. But that explanation is not given by this Freundlich adsorption isotherm, which can be explained by considering the graphs here in the. First of all, when you go with the graph, this is the adsorption axis and this is the pressure axis. We can see here at different temperature conditions. Here it is a low temperature, adsorption will be very high. Pressure temperature is increased here, adsorption has decreased. Again here you have increased the temperature further, again adsorption has decreased. So low temperature adsorption will be more, high temperature adsorption will be less. Now when you talk about this graph, x by m versus pressure, we call these as isotherms. We have three isotherms here, 1, 2 and 3. So we got the idea now, the effect of temperature now. At low temperature adsorption will be more, at high temperature adsorption will be less. Now let's see
the how the pressure is affecting the adsorption. When you increase the pressure, we can find that there is increase in adsorption. With the increase in pressure, in all cases, let it be any temperature, adsorption increases. Whereas when you further go on increasing the pressure, what happens? This curve will become constant. It will reach equilibrium condition where no more adsorption will take place. So if you take the log value of this expression, you will get log of x by m equal to log of kp raised to 1 by n, or log of x by m is equal to log of k plus 1 by n log of p. Log of a into b is nothing but log a plus log b. So we are writing in the same manner. Log of a into b is nothing but log a, that is log k, and this p raised to 1 by n will become 1 by n log p. Now this expression is of the form y is equal to mx plus c. So if you plot a graph along y-axis, if you take log of x by m, and along x-axis if you take log of pressure, you will be getting a graph, a straight line which will produce an intercept c, that is log of k, and it will produce a slope equal to 1 by n. So according to Freundlich adsorption isotherm, according to this expression, you should get a straight line throughout. But when you put up the practical values, you will find that initially you will get a straight line. After that, this you will get a curve here. Instead of sloping upwards, you will get a curve here. Means with the increase in pressure, adsorption becomes constant. Means the practical values are not in matching condition or satisfactory condition with the adsorption isotherm of or Freundlich expression. Hence, the Freundlich adsorption isotherm fails to explain why the adsorption process becomes constant at high pressure conditions. जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, इस एक्सप्रेशन के मुताबिक ये ग्राफ कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यूज अगर आप पुटअप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइयर प्रेशर कंडीशंस पे ये ग्राफ थोड़ा कर्व लेता है, इस तरह का कर्व लेता है और कांस्टेंट हो जाता है. तो इसका एक्सप्लेनेशन Freundlich adsorption isotherm में नहीं है. That's why it fails to explain the adsorption phenomena at high pressure conditions. Same Freundlich adsorption isotherm we can apply for solutions also. यहाँ पे जो डिस्कशन था, ये गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स कोई सॉलिड सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब होते हैं, उसका कंसिडरेशन था. लेकिन अगर आप कोई सोल्यूशन की बात करेंगे, सोल्यूशन इज substance, a binary solution where two components will be present, a solute and a solvent. Now when you put up a adsorbent in a solution, that time what happens, adsorbent like a charcoal, when you add, it will absorb the solute particles on its surface. तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, solution का concentration जितना ज़्यादा रहेगा उतना adsorption भी ज़्यादा रहेगा. अगर आप एक लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन में कोई एड्सॉर्बेंट ऐड करते हैं तो वहाँ पे एड्सॉर्प्शन उस सोल्यूट पार्टिकल्स का कम रहेगा. अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में अगर आप कोई एड्सॉर्बेंट ऐड करते हैं तो वहाँ पे एड्सॉर्प्शन भी फास्ट होता है. मीन्स अगेन एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू concentration term C. Instead of P, we are replacing it with C. C stands for concentration of the solution. So low concentration, low adsorption, high concentration, high adsorption will be there. We have one more adsorption isotherm called as Langmuir adsorption isotherm, who has given the mathematical expression, who has given the relationship between adsorption and pressure in this manner: x by m is equal to AP divided by 1 plus BP, where again x is the mass of gas adsorbed, m is the mass of adsorbent, P is pressure, and A and B are the constants. They depend on the nature of adsorbate and adsorbent. Now this isotherm or Langmuir adsorption isotherm explains the adsorption phenomena both at low pressure as well as high pressure. Low pressure पर adsorption डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ, और हाई प्रेशर कंडीशंस पे कांस्टेंट क्यों होता है, इस मैथमेटिकल फॉर्म से आपको मिल जाएगा. अब जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट लो प्रेशर कंडीशंस पे हम ये डिनोमिनेटर पार्ट 1 प्लस बीपी, प्रेशर इतना कम है कि अगर आप ये 1 प्लस बीपी ऐड करेंगे तो आंसर आपको ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही मिलेगा. अगर आप इस तरह अज्यूम करेंगे तब क्या हो जाएगा,
x by m will become equal to p, AP, दैट इज अगर आप इक्वल टू साइन निकाल के कांस्टेंट निकाल देंगे तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा. दैट टाइम वी से x by m is directly proportional to p. Meaning is at low pressure adsorption process is directly proportional to pressure. At low pressure conditions adsorption phenomena is directly proportional to pressure. Now coming to high pressure, अब प्रेशर इतना ज्यादा है कि 1 प्लस बीपी अगर आप ऐड करेंगे, 1 इतना कम है बीपी के कंपैरिजन में कि अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर आपको ऑलमोस्ट बीपी के बराबर ही मिलेगा. If you assume 1 plus bp is almost equal to bp, when you substitute in this equation, you will get x by m is equal to ap by bp. ap and bp means pressure will cancel. You will be left out with a and b, and a and b are nothing but constants. So x by m becomes equal to 1. Means at high pressure conditions, adsorption process becomes constant. So this person was able to explain how adsorption phenomena depends on pressure, that is at low pressure and high pressure. That's why we call Langmuir adsorption isotherms are superior than Freundlich adsorption isotherms. Coming to next one, activation of adsorbents. Adsorbents, as we have discussed, these are the substances on which liquid or gas molecules adsorb. ऐसे चीज़ें हैं जिसके ऊपर लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स आके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, और इनका नेचर भी रफ एंड पोरस चाहिए. ज़्यादा एड्सॉर्प्शन चाहिए तो सरफेस रफ होना चाहिए और पोरस होना है, तब जाके एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है. अब ये एड्सॉर्प्शन उस एड्सॉर्बेंट की एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी अगर हमको बढ़ाना है तो हम कुछ और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ पर. जैसे कि उसको रफ बनाना है तो उसको कोई सरफेस के साथ रब कर दो, उसका अगर सॉफ्ट सरफेस है तो वह पूरा रफ हो जाएगा. या फिर उसको आप ग्राइंड कर दो, ग्राइंड करने के बाद भी सरफेस उसका जो है रफ हो जाएगा, पोरस हो जाएगा और सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा. दैट इज इंक्रीजिंग. यू हैव टू, इफ यू वांट टू इंक्रीज इट सरफेस एरिया, you can powder it, grind it. That time when surface area increases, again adsorption also increases. Then you can heat that adsorbent so that all volatile impurities and moisture are removed and it becomes highly porous. कभी कभार एड्सॉर्बेंट में ये पोर्स के अंदर कुछ वोलाटाइल इम्प्योरिटीज ट्रैप हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे उसकी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है. तो इसको रिमूव करने के लिए आप उस एड्सॉर्बेंट को आप हीट कर सकते हैं. हीट करने के बाद जो भी वोलाटाइल इम्प्योरिटीज है वो गैशियस फॉर्म में एस्केप हो जाएंगे, मॉइस्चर भी निकल जाएगा और उसके पूरे पोर्स ओपन हो जाएंगे और पोरोसिटी उसका बढ़ जाएगा. सो दिस द वे हाउ वी activate or increase the adsorption capacity of adsorbents. Let's see some of the applications of adsorption. First of all, in gas mask, activated charcoal is used to adsorb poisonous gases. अब जो कोरोना वायरस के लिए मास्क चल रहे हैं वो तो नहीं, ये कुछ अलग स्पेशल मास्क है जो खासकर कोल माइंस या अंडरग्राउंड माइनिंग एरियाज में डस्ट या पॉइजनस गैसेस या डस्ट पार्टिकल से बचने के लिए पहनते हैं. सो दिस mask which are commonly used in mining areas. So this gas mask, it will contain a section where this activated charcoal will be there. Charcoal is the best adsorbent utilized in many applications, where it will be used in powdery form, porous form and activated. Activated, just now we have discussed, they heat that particular adsorbent, they powder it so that its surface area increases and they rub it so that it becomes rough. So such adsorbent we call it as activated adsorbent. So here also normal charcoal we don't use, because normal charcoal will be having closed pores. It may not be rough, or it will not be having more area, surface area. So first of all we take normal charcoal, then we activate it, then we will call it as activated charcoal. So activated charcoal is used in this gas mask. In the same manner, in Pureit also we can see a dome shaped structure, that is also an activated charcoal. So the main purpose in gas mask is it is used to adsorb poisonous gases. So different type of charcoals we have. This is the activated charcoal, also we call it as activated carbon. This is again the coconut shell. कोकोनट के जो हार्ड शेल होते हैं उसको भी हम बर्न करके ब्लैक मास में कन्वर्ट करते हैं. ये इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल. इसको भी हम एक एड्सॉर्बेंट की तरह यूज करते हैं.
नोबल गैसेस को सेपरेट करने के लिए। और यहाँ पे भी और एक एग्जांपल है जिसको हम एनिमल चारकोल बोलते हैं। एनिमल्स आर बर्न्ट or when they die they decay when their bones are left out. Those bones are burnt and they convert into a black mass. Again they are converted into fine powder that is called as animal charcoal. So these are all the different types of charcoal which we utilize for adsorption purpose. It can be activated charcoal or coconut activated charcoal or activated animal charcoal. In one or the other application these are used, like in petroleum or oil refineries और इन द डीकलराइजिंग ऑफ शुगर। शुगर फैक्ट्रीज में भी जो जैगरी से येलोइश कलर आता है शुगर में उसको भी रिमूव करना रहता है, तो वहाँ पे हम ये एनिमल चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। Activated charcoal is used to create vacuum to remove the last traces of gases. If you want to create vacuum also, anyhow we are using vacuum pumps, but even though if you want to produce more vacuum you can keep activated charcoal any activated adsorbent which will absorb the left out gases. Now when you talk about all solids will have one or the other type of adsorbate deposited on it, because the solid substances they try to stabilize their surface. If you want to produce a surface free from these type of impurities, that is you have to use some vacuum cleaners or a substance which will produce a vacuum. If you apply a very low pressure of the range of 10 raised to minus 8 to 10 raised to minus 12 to 14 pascal, that time that surface will be free from all kinds of impurities or adsorbates. यानी कि बहुत ही लो प्रेशर कंडीशंस पे एक सरफेस एड्सॉर्बेट से फ्री हो जाता है, और इतना लो प्रेशर मेंटेन करना हाईली डिफिकल्ट है। इस वजह से कोई भी सरफेसेस ले लो आप, हर सरफेस में या तो सॉलिड पार्टिकल्स एड्सॉर्ब्ड रहते हैं या लिक्विड पार्टिकल्स या फिर गैशियस पार्टिकल्स एड्सॉर्ब्ड रहते हैं। अगर आपको कोई सरफेस को फ्री बनाना है एड्सॉर्बेट से, तो आप एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल करके या लो प्रेशर मेंटेन करके उसको आप रिमूव कर सकते हैं। Another application, silica and alumina gels are used to absorb moisture. This is the thing we find normally with the electronic devices like in mobile phone boxes or any other electronic devices which are very costly, especially in the laboratories, in physical laboratories. Different instruments will be there, electronic devices will be there, where whose functioning will be disturbed because of humidity. मॉइस्चर कंटेंट से ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फंक्शनिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके वजह से आपको जो रीडिंग्स कैलकुलेशन करना है वो पूरे आपको एबनॉर्मल मिल जाएंगे। इस वजह से उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सेफ रखने के लिए मैन्युफैक्चरर्स या इंडस्ट्रीज उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इस तरह के सिलिका जेल पैकेट्स या अलुमिना जेल के पैकेट्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ रखें। तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सराउंडिंग में इस पैकेट्स को रखने से क्या हो जाता है, जो भी मॉइस्चर कंटेंट है सराउंडिंग एरियाज में उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सराउंडिंग में वो पूरा ये सिलिका जेल एड्सॉर्ब कर लेता है, या फिर ये अलुमिना जेल उस मॉइस्चर को जो है एड्सॉर्ब कर लेता है। So this silica gel and alumina gel commonly they are used to adsorb moisture. Next, separation of noble gases is based on the principle of adsorption using activated coconut charcoal. In previous slide we have seen the photo of activated coconut charcoal. So this is used in the separation of noble gases, that is helium, neon, argon, krypton, xenon. These are all the 5 noble gases present in atmospheric air, and they are separated based on their adsorption capacity. Higher the atomic mass, more will be the van der Waals force of attraction and easily they are adsorbed. जितने भी नोबल गैसेस है, इजीली एड्सॉर्ब होने वाला गैस जेनॉन गैस है, और नहीं एड्सॉर्ब होने वाला गैस हीलियम है। हीलियम गैस डज नॉट एड्सॉर्ब बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो एटॉमिक मास. इट्स एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी इज वेरी पुअर, यू रिक्वायर वेरी लो टेम्परेचर. तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अगर 5 गैसेस का मिक्सचर है तो अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस मेंटेन करके और ये एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल को यूज़ करके हम ये गैसेस को हम एक एक करके सेपरेट करते जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लो टेम्परेचर चाहिए, एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है, और ये एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल चाहिए, तब भी एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है.
Next, in heterogeneous catalysis, where solid catalysis adsorbs gases or liquid reactants on its surface. Heterogeneous catalysis is the catalytic process where the reactants and catalysts are in different physical state. खासकर इस टाइप के रिएक्शन में हम सॉलिड मेटल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड हो सकता है या फिर प्लाटिनम हो सकता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड हो सकता है. ये सॉलिड कैटलिस्ट लिक्विड या गैशियस सब्सटेंसेस को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करते हैं. तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन फेनोमेना इन्वॉल्व है, तो ये एक एप्लीकेशन बन जाता है एड्सॉर्प्शन का. इन क्यूरिंग डिजीजेस ऑल्सो देर आर सम ड्रग्स like penicillin which is adsorbing on the cell membranes. That's why adsorption phenomena is involved in the uh, use of drugs also, where they are used to cure different types of diseases. Froth flotation we have discussed in metallurgy. Whenever you add up pine oil and when you agitate by passing air, pine oil mix करके जब आप air blow करते हैं तो ओर पार्टिकल्स पाइन ऑयल के साथ कंबाइन होकर फ्रॉथ फॉर्म करते हैं. वो फ्रॉथ के बबल्स जो रहते हैं उस बबल्स के ऊपर ये ओर पार्टिकल्स आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं. अगेन दैट इज अ एप्लीकेशन ऑफ दिस एड्सॉर्प्शन फेनोमेना. Adsorption indicators, different indicators are there like eosine or some organic dyes. They are also adsorbed on a suitable adsorbent. क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, यहाँ पे भी जैसा हम एक चॉकपीस का एग्जांपल हम प्रीवियस स्लाइड में देखे हैं, वहाँ पे भी अलग अलग वो जो कलर्ड मार्क्स थे उस चॉक्स के ऊपर, वो कलर्ड मार्क्स अलग अलग सब्सटेंसेस, अलग अलग डाइज उसके ऊपर डिपॉजिट होने से मिले हैं, यानी कि अलग अलग इम्प्यूरिटीज को हम एड्सॉर्ब कर सकते हैं. सो देयर आल्सो एड्सॉर्प्शन फेनोमेना इज इन्वॉल्व्ड. Like in metallurgy also, if you are having a metal in very less quantity, we apply column chromatographic method where adsorption phenomena is involved. So these are all the different applications of adsorption.